नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज की सबसे बड़ी खबर। लेबनान पर इजरायल के तेज हुए हमले। इजरायल ने हिजबुल्लाह चीफ को निशाना बनाकर किया हमला। बेरूत में हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर इजरायल की एयर स्ट्राइक। हमले के बाद से ईरान में भी भड़का गुस्सा। मिडिल ईस्ट की जंग जल्दी ले सकती है बड़ा रूप। इजरायल किसी के रोके नहीं रुक रहा। पश्चिमी देशों की शह पर उसने सभी नियमों को ताक पर रख दिया है और लेबनान में हिजबुल्लाह के नाम पर बेकसूरों पर बम बरसा रहा है। इस बड़ी खबर पर हम करेंगे बात, लेकिन आगे बढ़ने से पहले देखते हैं हेडलाइंस। पाकिस्तान के पीएम ने यूएन में उठाया कश्मीर मामला। भारत ने दिया जवाब। शरीफ के भाषण को बताया मजाक। शेख हसीना के प्रत्यर्पण की कोशिश में जुटा बांग्लादेश। आईसीसी के वकील से मोहम्मद यूनुस ने की मुलाकात। और चलते चलते बात अमेरिका में आए तूफान की। अब विस्तार से बात आज की बड़ी खबर की। मिडिल ईस्ट महाजंग की तरफ बढ़ रहा है। इजरायल पर दुनिया के किसी भी देश का जोर नहीं चल रहा। वो लेबनान में अंदर घुसकर लगातार एयर स्ट्राइक और मिसाइल हमले कर रहा है। इजरायल भले ही दावा कर रहा है कि उसके निशाने पर हिजबुल्लाह के सदस्य हैं, लेकिन जिस तरह से महिलाओं और बच्चों की जान इजरायली हमले में जा रही है, उससे सवाल पूरी दुनिया से पूछे जा रहे हैं। जो पश्चिमी देश रूस के यूक्रेन पर हमले को गलत ठहराने में जुटे हुए हैं, वो इजरायल के मामले में क्यों चुप है? अमेरिका तो उल्टा इजरायल की मदद करने में जुटा हुआ है, तो इजरायल लेबनान को दूसरा गाजा बनाने में जुटा है। इस बीच पिछले 24 घंटे में लेबनान में इजरायल ने सबसे बड़ा हमला किया। इजरायली सेना ने बेरूत के दहीह जिले में हिजबुल्लाह के गढ़ को बमों से हिलाकर रख दिया। हमला तब हुआ जब इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित कर रहे थे। एबीसी न्यूज ने एक अमेरिकी अधिकारी के हवाले से बताया कि जब हमला हुआ तब हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह अपने कुछ सहयोगियों के साथ बेरूत में था। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि नसरल्लाह हमले वाली जगह पर था या नहीं। वहीं इजरायली अधिकारियों का मानना है कि हिजबुल्लाह के जिस कमांड सेंटर पर हमला हुआ, वहां पर नसरल्लाह मौजूद था और हमला ऐसा था कि कोई भी जिंदा नहीं बचा होगा। हमले के बाद इजरायल के चैनल 12 ने कहा कि नसरल्लाह आईडीएफ की स्ट्राइक में घायल हुआ है। यरूशलेम पोस्ट कहता है कि नसरल्लाह हमले में जिंदा नहीं बचा। ये विश्वास करना मुश्किल है कि नसरल्लाह जिंदा बाहर निकल आया। हमले वाली जगह के फुटेज में साफ है कि हमला जबरदस्त था। किसी के जिंदा बचने की कोई उम्मीद नहीं है। वहीं लेबनानी समाचार एजेंसी ने बताया कि हमलों में बुर्ज 12 जनेह से हरेत हरेक तक आग की लपटें देखी गई। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने लेबनानी सुरक्षा सूत्रों के हवाले से बताया कि पिछले साल युद्ध शुरू होने के बाद यह हिजबुल्लाह के गढ़ पर सबसे बड़ा हमला है। मोसाद से जुड़े एक एक्स हैंडल से कहा गया है कि इजरायली अधिकारियों के बीच ये विश्वास बढ़ रहा है कि नसरल्लाह को खत्म कर दिया गया है। हालांकि हिजबुल्लाह के करीबी सूत्र ने रॉयटर्स को बताया कि उनका नेता हसन नसरल्लाह जिंदा है। एक्सपर्ट मान रहे हैं कि नसरल्लाह पर हमले से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ सकता है। दूसरी तरफ ईरान में भी हलचल मची हुई है। इजरायल के लेबनान पर हमले को लेकर ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई ने अपने घर पर एक आपातकालीन बैठक बुलाई, जब उन्हें पता चला कि इजरायल ने लेबनान में हवाई हमले में उनके सबसे करीबी सहयोगी हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरल्लाह को निशाना बनाया है। बैठक की जानकारी रखने वाले 3 ईरानी अधिकारियों ने इस बात की जानकारी दी है। इस बीच इराकी एयरवेज ने बेरूत से आने जाने वाली अपनी सभी उड़ानें अगली सूचना तक निलंबित कर दी हैं। जिस तरह से मिडिल ईस्ट में चल रही लड़ाई का दायरा बढ़ता जा रहा है, उसके बाद आशंका इस बात की है कि किसी भी समय इस लड़ाई में और भी देश शामिल हो सकते हैं। खासतौर पर ईरान और तुर्की की तरफ से इजरायल को लेकर बेहद सख्त प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। अब बात यूएन में पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ के भाषण की। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री अमेरिका की यात्रा पर हैं। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा को भी संबोधित किया। अपने भाषण में शहबाज शरीफ ने एक बार फिर कश्मीर का मुद्दा उठाया। शरीफ ने कहा कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की बहाली होनी चाहिए। उन्होंने यहां तक कहा कि भारत कश्मीर में एक तरफा और मनमानी कदम उठा रहा है। शहबाज शरीफ ने कश्मीर की तुलना फिलिस्तीन से करते हुए कहा कि शांति की दिशा में आगे बढ़ने की बजाय भारत जम्मू और कश्मीर पर यूएन के प्रस्तावों को लागू करने की प्रतिबद्धताओं से पीछे हट गया है। ये प्रस्ताव जम्मू और कश्मीर के लोगों को आत्मनिर्णय के अपने मौलिक अधिकार का प्रयोग करने में सक्षम बनाने के लिए जनमत संग्रह का आदेश देते हैं। शरीफ ने कश्मीर का मुद्दा उठाने के साथ ही भारत की बढ़ती सैन्य क्षमता पर भी चिंता जताई। शरीफ ने दावा किया कि हिंदुस्तान इसका इस्तेमाल पाकिस्तान के खिलाफ ही करेगा।
पाकिस्तानी पीएम ने दावा किया कि हिंदुस्तान की तरफ से हमारे बातचीत के प्रस्ताव को बार बार ठुकराया गया। वहां के नेतृत्व ने अक्सर नियंत्रण रेखा पार करने और आजाद कश्मीर पर कब्जा करने की धमकी दी है, लेकिन पाकिस्तान किसी भी भारतीय आक्रमण का सबसे निर्णायक जवाब देगा। शरीफ ने कहा कि हिंदुस्तान को 5 अगस्त 2019 से उठाए गए एक तरफा और अवैध उपायों को वापस लेना चाहिए और बातचीत शुरू करनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों और कश्मीरी लोगों की इच्छाओं के अनुरूप जम्मू कश्मीर विवाद का शांतिपूर्ण समाधान करना चाहिए। शरीफ ने अपने भाषण के बड़े हिस्से में कश्मीर का जिक्र किया तो हिंदुस्तान की तरफ से भी तुरंत जवाब दिया गया। यूएन में हिंदुस्तान की राजनयिक भाविका मंगल नंदन ने राइट ऑफ रिप्लाई के दौरान पाकिस्तानी पीएम के भाषण को मजाक बताया। उन्होंने कहा कि अफसोस के साथ आज ये असेंबली एक मजाक का गवाह बनी है। सेना की तरफ से चलाया जाने वाला एक देश जो आतंकवाद, ड्रग्स के व्यापार और अंतरराष्ट्रीय अपराध के लिए जाना जाता है, उसके पास दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र पर हमले का दुस्साहस है। लंबे समय से दुनिया जानती है कि पाकिस्तान ने सीमा पार आतंकवाद का इस्तेमाल अपने पड़ोसियों के खिलाफ किया है। इन्होंने हमारी संसद, हमारी आर्थिक राजधानी मुंबई, मार्केट और तीर्थ यात्रा के रास्तों पर हमले किए हैं। लिस्ट बहुत लंबी है। पाकिस्तान के लिए दुनिया में कहीं भी हिंसा के खिलाफ बोलना पाखंड है। सबसे हैरानी वाली बात यह है कि जिस देश का इतिहास चुनावों में गड़बड़ी वाला है, वो एक लोकतंत्र में राजनीतिक विकल्प की बात करता है। सच तो यह है कि पाकिस्तान की नजर हमारी जमीन पर है। उसने लगातार आतंकवाद का इस्तेमाल जम्मू कश्मीर के चुनाव में किया है, जो भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग है। अब बात बांग्लादेश की। बांग्लादेश की तरफ से पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यर्पण की कोशिश की जा रही है। इसके लिए बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय यानी आईसीसी के वकील करीम ए खान के साथ मुलाकात की है। आपको बता दें कि ब्रिटेन के पाकिस्तानी मूल के वकील ने फिलिस्तीन संघर्ष को लेकर इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और हमास नेताओं के खिलाफ आईसीसी से गिरफ्तारी वारंट जारी करवाने में सफलता पाई थी। साथ ही यूक्रेन की स्थिति को लेकर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ भी वारंट जारी किया जा चुका है। लेकिन इस बात की संभावना सबसे ज्यादा दिखाई दे रही है कि हिंदुस्तान शेख हसीना को बांग्लादेश के हवाले नहीं करेगा। हिंदुस्तान और बांग्लादेश के बीच प्रत्यर्पण संधि है, लेकिन भारत की तरफ से जो संकेत दिए जा रहे हैं उसमें साफ है कि शेख हसीना अपनी मर्जी से जहां जाना चाहती है वहां वो जा सकती है, लेकिन हिंदुस्तान किसी के दबाव में उन्हें देश छोड़ने या फिर किसी के हवाले नहीं करेगा। फिलहाल बांग्लादेश की अंतरिम सरकार और हिंदुस्तान के बीच रिश्ते लगातार बिगड़ते ही दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि शेख हसीना के हिंदुस्तान आने के बाद से ही बांग्लादेश की तरफ से लगातार हिंदुस्तान विरोधी बयानबाजी की जा रही है, जिसके बाद से ही दोनों देशों के बीच स्थिति खराब होती दिखाई दे रही है। चलते चलते बात अमेरिका में आए तूफान की। अमेरिका में आए हेलेन तूफान का बड़ा असर दिखाई दिया है। हेलेन का असर अमेरिका के 12 राज्यों में दिखाई दिया। 6 राज्यों में इमरजेंसी लागू करनी पड़ी है, जिसमें फ्लोरिडा, जॉर्जिया, नॉर्थ कैरोलिना, साउथ कैरोलिना, वर्जीनिया और अल्बामा शामिल हैं। इन राज्यों में कम से कम 1000 उड़ानों को रद्द कर दिया गया है। इसके साथ ही करीब 4000 उड़ानें प्रभावित हुई हैं। तूफान की चपेट में आने से कम 43 लोगों की जान चली गई है। हेलेन ने कम से कम 35 लाख घरों के 1,20,000 करोड़ लोगों को प्रभावित किया। जॉर्जिया से होते हुए टेनेसी और कैरोलिनास होते हुए उत्तर की तरफ बढ़ने से पहले हेलेन ने फ्लोरिडा के बिग बैंड क्षेत्र में एक शक्तिशाली तूफान के रूप में दस्तक दी। इसे शक्तिशाली तूफानों की श्रेणी 4 में रखा गया है। इस दौरान 225 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही थी। इससे चलते बंदरगाहों में खड़ी नावें पलट गई, हजारों की संख्या में पेड़ गिर गए और सड़कें झील बन गई। एक अनुमान के मुताबिक आने वाले दिनों में इस तूफान से 5 करोड़ से अधिक लोग प्रभावित हो सकते हैं। फिलहाल तूफान की गति अब कम होकर 50 किलोमीटर प्रति घंटा रह गई है। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नमस्कार।